अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करने से पहले हमने हीट इंजन के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था हीट इंजन हमारे पास क्या है, ये हीट को या थर्मल एनर्जी को जो है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हीट इंजन का सिंपल सा हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी। हमने कहा था कि हमारे मतलब कि हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि हमने घरों में देखा होगा, देगची में जो ही हम लोग पानी गर्म करने के लिए रखते हैं और देगची के ऊपर लिड या ढक्कन रख दें तो एक टाइम आता है कि वाटर से जो है वो स्टीम पैदा होती है। जो ही स्टीम पैदा होती है तो ढक्कन हमारा मोशन करना शुरू कर देता है, हिलना शुरू कर देता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था हीट इंजन का कि हीट अगर आप किसी सिस्टम को देते हो ना, तो जो ही आप सिस्टम को मतलब देगची को हीट दोगे तो देगची के अंदर होना है वाटर, तो वाटर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो जो हम हीट किसी सिस्टम को देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उसके बाद स्टीम आपके पास बनेगी, तो हीट देने से आपके पास वर्क डन हो जाता है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क हो जाता है। ठीक है, जो ही हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो थर्मल उस हीट एनर्जी की वजह से या थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क हो जाता है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, मतलब ये अपनी इनिशियल स्टेज पे आता है, फिर फाइनल पे मतलब इनिशियल से स्टार्ट होता है, फाइनल पे जाता है, फिर फाइनल से इनिशियल पे, मतलब ये एक आपके पास साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ठीक है, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ा, हमने उसकी सिंपल सी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हम किसी भी सिस्टम को जब हीट देते हैं, जैसे मैंने देगची में पानी की एग्जांपल दी, तो आप नीचे से क्या करते हो, उसको हीट असल में दे रहे होते हो सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम क्या है, देगची के अंदर वाटर है, तो ये एक आपके पास सिस्टम है। जब भी हम किसी सिस्टम को क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो उस हीट की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, प्लस आपके पास देगची का लिड जो हिला है मतलब कि वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें असल में बताता है कि किसी भी सिस्टम को जब आप हीट देते हो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है, प्लस वो वर्क डन आपको करवा देता है। और मैंने आपको ये बात बताई थी, ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ठीक है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या थी, ना तो एनर्जी को क्रिएट या बनाया जा सकता है, ना इसको ख़त्म मतलब कि डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्यूब लाइट है। ठीक है, लाइट अगर हमारे पास गई हो तो हमारे पास ट्यूब लाइट होती है, उसमें सेल होते हैं, तो सेल में क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो जो ही आप ट्यूब लाइट के लिए बटन ऑन करते हो तो वो केमिकल एनर्जी जो है आपके पास लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में चेंज आपके पास हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक तरह का एनर्जी कन्वेयन है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने हमें सिंपल बताया कि एनर्जी को एक ख़त्म भी नहीं होती, बनाया भी नहीं जा सकता, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है, बस इसने इतना हमें बताया था। तो फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें बताता है कि अगर हीट कन्वेयन हो रही है, हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर चेंज हो रही है तो क्या कंडीशन होगी, कब आपके पास हीट जो है एक सिस्टम से एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है, इससे हमें बताया कि डायरेक्शन भी क्या होगी। देखिए आप मुझे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इस रूम में अगर मैं एक गर्म चाय का कप ला के रख दूँ तो क्या होगा कि आपके पास जो है चाय गर्म है तो हीट ने आहिस्ता आहिस्ता जो है एटमॉस्फेयर की हीट जो है ये टेम्परेचर कम है और चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो चाय से जो है हीट ने ट्रांसफ़र हो जाना है एटमॉस्फेयर में और एक टाइम आना है चाय का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर बैलेंस हो जाना है। मतलब कि जितने टेम्परेचर रूम का था चाय ने मतलब ठंडी होगी तो उसका भी टेम्परेचर रूम जितना हो जाना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या जो है चाय से जो हीट निकल के एटमॉस्फेयर में गई है आप उस हीट को दोबारा से चाय में लेके आ सकते हो, उधर ही रखे रखे नहीं, ऐसा हो सकता है। आपके पास जो है बुलंदी से पानी जब नीचे गिरता है तो क्या खुद ब खुद पानी जो है नीचे से ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बेसिकली हमें बताता है कि वो कौन सी कंडीशन होगी जब आपके पास हीट ट्रांसफ़र होगी। इसके बाद मेन आपको ये चीज़ बताता है कि हमेशा हीट जो होती है ना आपके पास हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, हमेशा गर्म से जो है ठंडे सरफेस की तरफ आपके पास हीट ट्रांसफ़र होती है, कभी
कभी भी ठंडी सरफेस से गर्म की तरफ आपके पास जो है हीट नहीं ट्रांसफर होती, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बेसिकली हमें बताएगा कि कौन सी कंडीशन है जब आपके पास हीट का ट्रांसफर होगा, और डायरेक्शन बताएगा कि हमेशा, इसे हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दिया, हमेशा हॉट बॉडी से जो है कूल्ड बॉडी, हॉट से जो है कूल्ड सरफेस की तरफ हीट ट्रांसफर आपके पास होती है, ठीक है। तो बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई वी नीड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बस बताता है कि हीट एनर्जी जो होती है कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में, ठीक है। जितनी आप किसी सिस्टम को हीट दोगे वो हीट जो है उतना ही इक्विवेलेंट वर्क डन आपको करवा देगी, ठीक है। बट इट इज़ साइलेंट, लेकिन ये इस चीज़ के बारे में खामोश है या नहीं बताता अबाउट द कंडीशंस के कौन सी कंडीशन है अंडर विच दिस कन्वेयन टेक्स प्लेस, जिसमें ये हीट की कन्वेयन जो है वो हो सकेगी, कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है। जैसे मैंने कहा हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ आपके पास जो है हीट कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको एक अगर एग्जांपल सिंपल दी, एनर्जी की बात कर ले तो वाटर अगर हाइट पे पड़ा हुआ है, कहीं हाइट पे है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये समझिए कि इसके ऊपर पानी है आपके पास, या समझ लें कि आपके घड़ों के ऊपर टैंकी जो है वो आपके पास हाइट के ऊपर है, ठीक है। और वहाँ जो टैंकी के अंदर पानी है, जो ही आप उस हाइट पर पड़ा हुआ है, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जो ही आप नीचे से टैब को चलाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी, पानी जो है मोशन करता हुआ टैंकी से जो है टैब से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जो ही वाटर मोशन करना स्टार्ट कर देगा उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। लेकिन इसने ये तो नहीं ना बताया कि हमेशा जो है अगर आप हाइट से जो है वाटर को नीचे फेंक सकते हो, लेकिन नीचे से जब तक आप खुद कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं, मतलब एक्सटर्नल कुछ ना वर्क डन नहीं जब तक आप नहीं करवाओगे तब तक ये नीचे से ऊपर नहीं, रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में तो जो है फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया, तो हमें सेकेंड लॉ की इसीलिए ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि सेकेंड लॉ हमें बताता है कि कंडीशंस होती हैं जब आपके पास हीट की कन्वेयन होती है, ठीक है। एक बहुत अहम जो है आपके बोर्ड के पेपर्स में एमसीक्यूज पूछा जाता है, दिस सेकेंड लॉ इज कंसर्न्ड विद द सर्कमस्टांसेस इन विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। यहाँ तक आपको दिया जाता है, एंड के बाद आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। कहता है सेकेंड लॉ जो है वो इस बारे में है कि कब आपके पास हीट जो है कन्वर्ट होती है, वो कब आपके पास कौन से सर्कमस्टांसेस है जब आपके पास हीट कन्वर्ट होती है। तो वो अब जो है एमसीक्यूज में यहाँ एंड तक पूछता है, लास्ट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस देता है। तो सेकंड आपने बताना है कि एक तो ये बताता है कि हीट कब ट्रांसफर होगी, दूसरा आपके पास है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट की डायरेक्शन क्या होगी। हीट की डायरेक्शन हमेशा आपके पास सिंगल ही होगी, हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ ही आपके पास, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में हमें बताता है, तो ये आपके पास एमसीक्यूज में कई दफ़ा ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो है वर्किंग ऑफ हीट इंजन, वर्किंग ऑफ हीट इंजन के बारे में मैंने आपको सारा पढ़ाया था। मैं आपको एक सिंपल सा जो है स्कीमेटिक जो है या फर्जी डायग्राम की मदद से आपको जो है वो समझाती हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने एक हमें बेसिकली एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट दिया था। बच्चों देखें, आपके पास जो है सन से आपके पास हीट एनर्जी आ रही है, ठीक है। हीट एनर्जी जब किसी दरिया में किसी ओशन वगैरह पे पड़ेगी, वहाँ वाटर है, तो वाटर जो है इस हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वाटर ने उस हीट को ऑब्जॉर्ब किया, मतलब सन ने जो है वाटर को जो है हीट दी, ठीक है। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में देख लें डिफरेंट गैसेज हैं, तो सन से वो भी गैसेज भी तो हीट एनर्जी ले रही हैं, लेकिन आपके पास कोई वर्क नहीं हो रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो यही आपको कहता है कि आप अगर किसी सिस्टम को हीट देते हो तो हीट देने की वजह से वो सिस्टम जो है वर्क डन कर जाता है, ठीक है। पहले उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, उसके बाद वो वर्क डन कर जाता है। लेकिन हमारे पास ओशंस और एटमॉस्फेयर में पानी या जो हवाएं हैं ये क्यों फिर वर्क डन नहीं करती हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने इस चीज़ के बारे में भी हमें कॉन्सेप्ट दिया था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने हमें एक कंप्लीट बात, क्लियरली बात बताई थी कि आपको ये एक फर्जी डायग्राम है, ठीक है। फर्जी डायग्राम के आपके पास हम बस मेन स्टेप्स इसमें दिखा रहे हैं कि क्या होता है। आपके पास एक हॉट रेजरवायर, मतलब हॉट टेम्परेचर रेजरवायर होता है, यहाँ आपके पास हीट आप किसी तरीके से लेते हो, ठीक है। और यहाँ आपके पास एक हीट इंजन होता है। हीट इंजन के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। हीट इंजन ने बस क्या करना है, यहाँ से आपके पास हीट आनी है, उस हीट से उसने क्या करना है कि मैकेनिकल कुछ वर्क कर देना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने हमें बताया था कभी भी आपके पास सिंगल सोर्स के साथ, मतलब कि आपके पास एक हॉट रेजरवायर हो, एक हीट इंजन हो और वर्क हो जाए, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जो सन से आपके पास हीट आ रही है, एटमॉस्फेयर में आ रही है, ओशन, समुद्रों, दरियाओं में आपके पास वाटर जो हीट ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसकी
वजह से कोई वर्क डन क्यों नहीं हो रहा है। उसने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि आपके पास एक सिंगल जो है, आपके पास एक सिंगल सोर्स के साथ कभी भी आपके पास वर्क डन नहीं होता। आपको दो जो है एक सोर्स चाहिए होता है और एक सिंक चाहिए होता है, ठीक है। हमेशा जब आपने वर्क डन करवाना है आपको एक सोर्स चाहिए होता है, सिंक चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट की अगर मैं आपको सही डिटेल से बताऊँ ना, बुक में इतना डिटेल के साथ नहीं, तो मैं आपको, हमने 9th क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाया था, पहले पावर, उसके बाद एफिशिएंसी पढ़ाई थी बच्चों। हमने उसमें आपको बताया था कि कोई भी आपका सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा जो है हीट इंजन काम करता है, जिसमें आपके पास तेल को, ऑयल को, फ्यूल को, डीजल को जला के, तो ज़ाहिर आप हीट से जो है स्टीम बनाती है और स्टीम के बाद आपका वर्क डन हो जाता है। ये हम 100 दफ़ा ये सारी चीज़ें अब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मेन चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने कहा था कि कोई भी आपके पास सिस्टम 100% एफिशिएंट ही नहीं है। आपके पास सिस्टम है 25% कोई एफिशिएंट है, जैसे हम पेट्रोल की बात करें, आप बाइक्स वगैरह में यूज़ करते हो पेट्रोल, और भी डिफरेंट जगह पे पेट्रोल का यूज़ है, उसकी एफिशिएंसी 100% में से 25% वो सिर्फ एफिशिएंट है, ठीक है। आपके पास जो है पेट्रोल, वो उस जितना आप इनपुट में जितना पेट्रोल देते हो ना, वो पेट्रोल सारा का सारा वर्क डन नहीं करवाता है। उसका सिर्फ 25% जो है हिस्सा, पेट्रोल जो है 25% आपके पास एफिशिएंट है, 25% पेट्रोल जो है आपका वर्क डन में चेंज होता है। तो बाकी का जो है आपके पास 75% जो है वो आपका वेस्ट होता है। अब वो वेस्ट आप बाइक में देख लें, साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद सिलेंसर सा जो होता है वहाँ से हीट आपकी निकल रही होती है, धुआं निकलता है। तो मतलब आपके पास कोई सिस्टम आपका 100% एफिशिएंट है ही नहीं। आप कह ही नहीं सकते कि मैंने यहाँ से अगर किसी हीट इंजन को मैंने अगर हीट दी है तो उसने सारे का सारा वर्क डन 100% वर्क डन करवा दिया। ऐसा अभी तक हमारे पास कोई सिस्टम है ही नहीं है, ठीक है। तो उसने हमें समझाया था कि आप अगर एक सोर्स ले रहे हो तो आपको एक सिंक भी लेना पड़ेगा, कि आप यहाँ से अगर हीट इंजन में यहाँ से आप हीट एंटर कर रहे हो, ठीक है, या हीट एंटर करोगे, हीट इंजन वाला सारा प्रोसेस होगा, यहाँ स्टीम बनेगी। स्टीम बनने के बाद ये हीट इंजन जो है कुछ हीट जो है यहाँ एक्सट्रैक्ट कर देगा। मतलब आपने सिस्टम को क्या किया, Q1 एक हीट दी, ठीक है, हमने हीट दी, हमने Q1 इसको हीट दी। इस हीट इंजन ने कुछ तो हीट को एक्सट्रैक्ट कर देना है, इस साइड को निकाल देना है, ठीक है। कुछ उसने हीट को एक्सपेल कर देना या एक्सट्रैक्ट कर देना, कुछ उसने वर्क डन करवाना होता है। मतलब कि आपके पास 100% वर्क डन नहीं होता है। आप किसी भी हीट इंजन को क्या करते हो, यहाँ से हीट देते हो, वो हीट इंजन कुछ वर्क डन कर देता है और कुछ हीट को एक्सपेल कर देता है या बाहर निकाल देता है। मतलब आपकी एनर्जी जो है 100% जो है वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। ये है फ़र्क है आपका फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। बात की समझ आई, ठीक है। अब अगर मैं यही जो है यहाँ से वर्क डन का फार्मूला निकालूँ तो W = Q1 आपका यहाँ है और Q2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -Q2। तो मतलब हीट का नेट हीट जो है उसी से आपके पास वर्क डन होगा, ठीक है। यही आपकी इक्वेशन जो है इससे यहाँ निकाली हुई है, W = Q1 - Q2, मैंने आपको पीछे निकाल के दे दी है, ठीक है। तो हमारी एटमॉस्फेयर या ओशंस जो हैं उसमें हीट एनर्जी आ रही है, लेकिन वो वर्क डन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सोर्स तो है, सन हमारे पास एक सोर्स है, सन से हमें हीट एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन सिंक नहीं है कि जहां हम हीट को एक्सपेल कर सकें, या जो है हमारे पास जो है हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है। सिंक मतलब सोर्स है लेकिन सिंक नहीं है कि जहाँ हम हीट को एक्सपेल कर सकें। लेकिन आपके पास सन से अगर आपके पास हीट एनर्जी आ रही है तो एटमॉस्फेयर में जो है हीट एनर्जी सेम ही होगी, उसका टेम्परेचर सेम होगा। इस टाइम अगर मैं इस रूम में बैठी हुई हूँ तो इस रूम के अंदर जितनी एयर है या जितना ये एटमॉस्फेयर, सबका टेम्परेचर तो सेम है। तो देखें आपके पास दो जो आपने लगाने थे, एक आपने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर लगाना था, एक लो कूल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर या लो टेम्परेचर, मतलब जिसका एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर कम हो। अब हमने कोई यहाँ सिंक रखा ही नहीं हुआ, इस वजह से हमारे पास जो है हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में वेस्ट हो रही है, इससे कोई मैकेनिकल वर्क जो है अभी तक नहीं हो रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा, कहता है वर्किंग ऑफ हीट इंजन, यहाँ से आपने 2.5 लाइनें तो जो है वैसे कट करनी है, इसमें कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे कि इंजन, आपके पास कोई इंजन हो या कोई सिस्टम हो, ठीक है, उसको आप हीट देते हो तो वो क्या करता है कि उस हीट को क्या करता है, अब्जॉर्ब्स अ क्वांटिटी ऑफ हीट, उस हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द हीट सोर्स एट टेम्परेचर T1। हीट सोर्स या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर T1 से हीट को क्या करता है, अब्जॉर्ब अपने अंदर करता है। फिर अब्जॉर्ब करने के बाद उसे वर्क डन भी करवाना है और हीट को एक्सपेल भी करवाना है, ठीक है।
तो कहते हैं कि इट डज वर्क एंड एक्सपेल्स हीट Q2 टू लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। तो कहता है कि जब इसने हीट को अब्जॉर्ब किया, इसने वर्क डन करवाया और कुछ हीट को जो है यहाँ कूल्ड रिजर्वायर में जो है एक्सपेल कर दिया। हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे ओशंस में हमने कोई सिंक नहीं रखा हुआ जिसका टेम्परेचर जो है उस जगह के टेम्परेचर से कम हो। अगर तो कम हो तो फिर आपके पास वर्क डन होता है, ठीक है। तो इस अगर आपके पास कोई आपको कह दे कि कूल्ड रिजर्वायर हम लोग नहीं लगाते हैं तो क्या आपके पास वर्क डन हो जाएगा? तो कभी भी आपके पास वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल ले लो, हमारे पास डीजल, पेट्रोल तो मैंने कहा 25% है, डीजल आपका 35 to 40% है, तो 60% तो उसकी भी एफिशिएंसी जो है वो ज़ाया हो रही है, उसकी पावर जो है वो ज़ाया हो रही है, ठीक है। तो कभी भी आपके पास वर्क डन नहीं होता जब तक आपके पास एक कूल्ड रिजर्वायर वहाँ ना हो, ठीक है। तो कहते हैं एज दी वर्किंग सब्सटेंस गोज थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। कैसे साइक्लिक प्रोसेस आपके पास कैसे होगा? देखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जो इनिशियल स्टेज से चले, यहाँ से आपने हीट दी, इसने स्टीम जनरेट की, वर्क डन करवा दिया और यहाँ आपके पास जो है कुछ हीट यहाँ आपके पास काट दी। फिर आपके पास क्या होगा, ये इनिशियल स्टेज से यहाँ इसने फाइनल स्टेज पे पहुँचा, फिर ये इनिशियल स्टेज पे जाएगा, दोबारा से यहाँ से आपको हीट एंटर कर रहे हैं और फिर आप ये वर्क डन हो रहा है। फाइनल, इनिशियल फाइनल, जब आपके पास स्टेजेस जो होती है रिपीट हो रही होती है, मतलब सिस्टम बैक हो जाता है, इनिशियल स्टेज को जाता है, फिर फाइनल पे आता है, फिर फाइनल से इनिशियल, तो ये एक आपके पास साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि एज ए वर्किंग सब्सटेंस गोज थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस है कि जितनी आपके पास इनिशियल स्टेज में जितना टेम्परेचर, जितना वॉल्यूम, जितना प्रेशर था, फाइनल पे गया, फाइनल के बाद फिर जब इनिशियल में आ गया तो वही टेम्परेचर, वही प्रेशर, वही आपके पास होगा, तो मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में फिर कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इन विच द सब्सटेंस इवेंचुअली रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेज। अगर साइक्लिक प्रोसेस तो अपनी इनिशियल स्टेट में आएगा, अगर इनिशियल स्टेट में आएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू के साथ जाहिर किया जाता है, वो आपके पास जीरो होगी, ठीक है। तो कहते हैं फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारे पास क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक नेट वर्क डन शुड बी इक्वल टू द हीट ऑब्जॉर्ब्ड। अब इस लाइन की आपको समझ कैसे आएगी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने इस तरह इक्वेशन लिखी थी, डेल्टा क्यू, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है प्लस वर्क डन हो जाता है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि जब साइक्लिक प्रोसेस होगा तो इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू आपके पास जीरो हो जाएगा, तो इस डेल्टा यू की जगह मैंने यहाँ जीरो पुट कर दिया, ये प्लस डब्ल्यू मैंने वैसे ही लिखा, तो डेल्टा क्यू का आंसर जीरो में डब्ल्यू ऐड करेंगे, क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। तो मतलब यही लिख रहा है कि जो वर्क डन है, जो आपके पास वर्क डन होगा वो नेट हीट के बराबर होगा। नेट हीट मतलब डेल्टा क्यू, अगर दो टेम्परेचर रिजर्वायर है Q1 और Q2, दो डिफरेंट हीट्स हैं, तो Q1 माइनस Q2 आपके पास नेट हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि जो वर्क डन है वो नेट हीट के बराबर होगा, ये चेंज इन हीट के बराबर होगा। तो यही लिख रहा है नेट वर्क डन शुड बी इक्वल टू दी नेट हीट ऑब्जॉर्ब्ड, जितनी उसने हीट ऑब्जॉर्ब की उसके बराबर आपके पास होगा, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन मैंने निकालना आपको पहले सिखा दी हुई है। अब आपको अगर एग्जाम्पल दी जाए तो एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि पेट्रोल इंजन जो है, अब देखें आप अगर मोटर बाइक की हम लोग बात करते हैं, जो ही जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको बाइक को जो ही आप किक मारते हो तो वहाँ एक स्पार्क सा, तो हल्का सा आपको स्पार्क सा एकदम नज़र आता है। वो स्पार्क क्या करता है, वहाँ जो उसके अंदर फ्यूल होता है ना, बाइक के अंदर फ्यूल, उसको जलाता है। जब जलाएगा तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने से मैकेनिकल वर्क होता है, ये हमने सीखा हुआ है। मैकेनिकल वर्क क्या होगा, आपकी बाइक चलना शुरू हो जाएगी, तो ये वर्क डन आपके पास हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि बाइक पे जो पेट्रोल है उसकी एफिशिएंसी 25% है, वो मतलब 100% उसकी पावर में से वो 25% है बस पावर को यूज़ करता है, बाकी तो आपके पास जो है सिलेंसर में से जो है वो हीट या धुएं की फॉर्म में मतलब कि वेस्ट आपके पास बाकी चीज़ें हो जाती है, मतलब कि 75% आपका फ्यूल जो है वो आपका वैसे वेस्ट हो जाता है। तो कहता है कि द पेट्रोल इंजन ऑफ अ मोटर कार एक्सट्रैक्ट्स हीट, पेट्रोल इंजन जो है वहाँ से हीट निकलती है, कब निकलती है, जब आप क्या करते हो, फ्यूल उसमें बर्न होता है, फिर बर्न होने की वजह से जो है कुछ आपके पास वर्क डन होता है, एंड एक्सपेल्स द रेस्ट टू द एटमोसफेयर, और वो जो आपके पास जो है मतलब उसमें से धुआं वगैरह या आपके पास हीट निकलती है वो एटमोसफेयर में जो है सिलेंसर के जरिए जो है वो एटमोसफेयर में निकल जाती है। तो कहता है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट पेट्रोल इंजन कन्वर्ट्स रफली 25%। तो ये देखा गया है कि जो
आपके पास पेट्रोल इंजन वो 25% बस एफिशिएंट है, मतलब बस वो 25% ही उसमें से यूज़ कर पाता है। और अगर आप डीजल जो है यूज़ करते हो गाड़ियों वगैरह में, तो वो 35 to 40% जो है हीट एनर्जी को जो है वर्क डन में चेंज करता है, ठीक है। तो अब आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है, इसके लिए एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट क्या है। लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट सीधी आपके पास ये है कि कभी भी आपके पास, मतलब आपके पास ये इम्पॉसिबल है को ऐसा एक प्रोसेस करवाना जिसमें आप एक सिस्टम को अगर हीट देते हो, मतलब हीट इंजन को यहाँ से हीट देते हो तो वहाँ से वर्क डन हो जाए, इम्पॉसिबल है। तब तक वर्क डन नहीं होगा जब तक आपके पास एक जो है और सिंक ना हो, मतलब एक लो टेम्परेचर या कूल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर ना हो। तो देखिए लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट आपके पास क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने जोर इस चीज़ पे दिया था कि अगर आप सोर्स रख रहे हैं तो आपके पास सिंक भी होना चाहिए, फिर वर्क डन होता है। एटमॉस्फेयर की मैंने एग्जाम्पल दे दी, मैंने ओशन की आपको एग्जाम्पल दे दी है, ठीक है। तो कहते हैं लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट आपके पास क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है टू डिवाइस या टू कंस्ट्रक्ट बनाना अ प्रोसेस, एक ऐसा तरीकाकार विच में कन्वर्ट जो बदल दे हीट एक्सट्रैक्टेड फ्राम अ सिंगल रेजरवायर, जो एक सिंगल रेजरवायर या HTR हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट जो एक्सट्रैक्ट होगी या निकलेगी इंटायरली इनटू वर्क, सारी की सारी हीट को वर्क में चेंज कर दे विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सिस्टम, बगैर कोई तब्दीली लाए वर्किंग सिस्टम में, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसने ये इस तरह से आपके पास ये डायग्राम, इसलिए उसने केल्विन स्टेटमेंट में उसने ये डायग्राम बनाई थी कि आपके पास पॉसिबल ही नहीं कि आपके पास एक रेजरवायर हो, आप हीट किसी भी इंजन को दो और वो वर्क डन करवा दे, जब तक कि इस सिस्टम के साथ एक लो टेम्परेचर रेजरवायर नहीं होगी, कुछ हीट यहाँ आएगी, कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि एफिशिएंट आपके पास जो है रियल में, हकीकी वर्ल्ड में तो कोई सिस्टम ही नहीं है, वो आइडियल केस में हो सकता है, रियल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहते हैं दिस मीन्स दैट अ सिंगल हीट रेजरवायर, एक सिंगल हीट रेजरवायर नो मैटर हाउ मच एनर्जी इट कंटेन्स, एक आपके पास टेम्परेचर रेजरवायर, इसके अंदर जितनी मर्जी चाहे हीट एनर्जी, ये कभी भी वर्क परफॉर्म नहीं करवाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है कि एक सिंगल रेजरवायर से वर्क डन हो सकता है, तो आप यहाँ से लिखोगे कि अ सिंगल हीट रेजरवायर नो मैटर हाउ मच एनर्जी इट कंटेन्स कैन नॉट मेड टू परफॉर्म एनी वर्क, एक सिंगल रेजरवायर से कभी भी वर्क डन नहीं हो सकता। कहता है दिस इज ट्रू। अब ये क्वेश्चन यहाँ तो आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ ये क्वेश्चन पूछता होता है कि हमारी एटमॉस्फेयर जो है उसमें भी तो कितनी ज़्यादा हीट है, हमारे ओशंस में हीट है, तो वो मैकेनिकल वर्क क्यों नहीं करते हैं। तो फिर आप यहाँ से लिखोगे, आ से लेके यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। कहता है दिस इज़ ट्रू फॉर ओशंस, दरियाओं के लिए, एंड आवर एटमॉस्फेयर, और हमारे इर्द गिर्द जो है विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। तो कहता है कि इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दी जाए ना कि एक सिंगल रेजरवायर है, मतलब सामने हमारे पास जो है एक सिंगल सोर्स है, ठीक है, उसमें हीट काफ़ी ज़्यादा है, वो हीट हमारे पास जो है हमारी एटमॉस्फेयर में भी आ रही है, ओशंस में भी आ रही है, लेकिन वर्क डन नहीं किसी तरह का हो रहा है। वो यही वजह है कि आपके पास जो है, आपके पास एक सिंगल सोर्स है। जब आपके पास दो सोर्स हों, दो रेजरवायर हों, फिर वर्क डन होता है। तो कहते हैं ऐसा कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक नतीजा ये है कि टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर एसेंशियल फॉर द कन्वेयन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो अब अगर इसको सम करें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, एक तो हमारे पास है कि एक सिंगल रेजरवायर से कभी भी वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल आप दोगे तो आप एटमॉस्फेयर ओशंस की दे दोगे, ठीक है। इसके अलावा ये मोटर बाइक वाली भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरी हमने इसमें मेन चीज़ सीखी है कि जब आपके पास दो बॉडी में टेम्परेचर का फ़र्क होता है तो हॉट बॉडी से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है लो की तरफ, ठीक है। तो जब दो बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो फिर वहाँ हीट की कन्वेयन होगी, हॉट से कूल्ड की तरफ हमेशा होगी, कभी भी कूल्ड से हॉट की तरफ नहीं होगी, ठीक है। कहते हैं hence for the working of heat engine there must be a source of heat at a high temperature and a sink at low temperature to which heat may be expelled। तो अगर आपने वर्किंग करवानी है किसी हीट इंजन को तो वहाँ मस्ट भी एक सोर्स भी होना चाहिए, उसके साथ एक सिंक भी होना चाहिए। कहते हैं द रीज़न फॉर आवर इनएबिलिटी टू यूटिलाइज द हीट कंटेंट ऑफ ओशंस एंड एटमोसफेयर इज दैट देयर इज नो रेजरवायर एट अ टेम्परेचर लोअर दैन एनी वन ऑफ द टू। कहता है कि हमारी जो नाअहलियत है ना, कि जो हमारे पास ओशंस में या एटमॉस्फेयर में हीट आ रही है उससे हम लोग वर्क डन नहीं करवा रहे, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास सन जो है सोर्स तो है लेकिन सिंक हमारे पास नहीं है।